गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट। टॉपिक है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा मतलब जैसे कि हम लोग को जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इन सभी से जो ऊर्जा मिलते हैं उसके अतिरिक्त जो समय के अनुसार क्या बोलते हैं हम लोग की जो जनसंख्या वृद्धि होते जा रही है उसके अनुसार हम लोग को ऊर्जा की और डिमांड बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जैसे कि जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं जैसे कि सूर्य है, उसके द्वारा हम अनेक नए नए तकनीक ढूंढते रहते हैं, नए स्रोत की खोज करते हैं, जिससे हमें और जो ऊर्जा के स्रोत हैं उससे और अन्य तरीक़ों से और भी ऊर्जा प्राप्त हो सके। इसको बोलते हैं वैकल्पिक स्रोत। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या होते हैं वैकल्पिक स्रोत। जैसे कि सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में क्या क्या है, सोलर कुकर से हम लोग को मिल जा रहा है ऊर्जा। और क्या है, सौर पैनल। सेकेंड है समुद्रों से ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा कैसे, ज्वारी ऊर्जा है और तरंग ऊर्जा है और महासागरीय तापीय ऊर्जा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा। फिर फोर्थ है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में दो टाइप्स के होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा का अर्थ होता है धरती पर जो पड़ रहे सूर्य के प्रकाश और उष्मा से है। सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है, आप सभी जानते हैं। सूर्य ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भिन्न है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, सौर ऊर्जा के तत्काल रूपांतरण द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो उसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा में मतलब सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊर्जा का मतलब ऊर्जा स्टोरेज करके रखते हैं, तो उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, सौर तापन युक्तियाँ, जैसे कि सौर ऊर्जा का अधिकाधिक संग्रह किया जा सकता है, उसको सौर तापन युक्तियाँ कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा के दो टाइप्स में, सोलर कुकर और सौर पैनल। ठीक है, तो देखते हैं सोलर कुकर। डायग्राम में देख रहे हैं आप सोलर कुकर। सोलर कुकर वह युक्ति है जिसमें सूर्य द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर एक रोधी धातु या लकड़ी के बक्से का बना होता है। ठीक है, जिसमें पूर्णतः काले रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक क्या होता है, काला रंग। अगर इसमें हम दूसरा कलर कर देते हैं तो जितना काले रंग करने से जितने टाइम में ये खाना पक रहा है तो दूसरे कलर करने से उतने टाइम में नहीं पक पाएगा, इसलिए काला रंग का ही उपयोग किया जाता है। यह बॉक्स पूरी तरीके से काले रंग का होता है। पकाए जाने वाले भोजन को धातु पात्रों में रखते हैं जो बाहर से काले रंग के होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, धातु पात्रों को सौर कुकर बक्से के अंदर रखते हैं और कांच शीट से ढक देते हैं। डायग्राम में देख रहे हैं आप सभी, एक बॉक्स है सोलर कुकर, उसमें जो ढक्कन है उसमें क्या कर देते हैं, परावर्तक दर्पण का लगा रहते हैं, जिससे उस सौर ऊर्जा है दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के पश्चात ये बॉक्स सोलर कुकर जो है उसके अंदर रखे 4 बॉक्स जिसमें खाना रखते हैं, वहाँ उसके काले रंग तक जाती है, जिससे भोजन पकने की क्रिया पूर्ण होती जाती। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, एक बार सूर्य की ऊष्मा किरणें कुकर बक्से में प्रवेश कर जाती तो कांच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, इस प्रकार सूर्य की अधिकाधिक ऊष्मा किरणें बक्से में रोक ली जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, सौर कुकर बक्से में तापमान 2 से 3 घंटे में ही लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है। और क्या होता है, यह ऊष्मा काले पात्रों में रखी भोजन सामग्रियां जैसे कि दाल है, चावल है, सब्जी को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सोलर कुकर। ठीक है, आगे देखते हैं कि सौर सेल क्या होता है कि वे युक्तियाँ दिन के कुछ निश्चित समयों पर उपयोग होती है, जैसे कि सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तत्काल रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी सौर सेल से लगभग 0.5 से लेकर 1.0 वोल्ट तक विकसित किया जा सकता है। ठीक है, लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं इससे।
जब अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है? सौर पैनल कहलाती है, जिन्हें व्यावहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सौर सेलों में कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है, इनका रखरखाव सस्ता है तथा ये बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। और सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह भी है कि इसको सुदूर अथवा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। जैसे बहुत दूर कोई जगह है, वहाँ पे जहाँ जैसे बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे सौर पैनल, सौर सेल का उपयोग कर सकते हैं ताकि हमको बिजली प्राप्त हो सके। ठीक है, जहाँ विद्युत संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। मतलब वही कि जहाँ पे हम लोग को बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे हम लोग सौर सेल का उपयोग कर सकते हैं बिजली के लिए। ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए क्या करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। ठीक है, और क्या होता है, सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी, इसलिए इसका उपयोग उतना ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सौर पैनल बनाने में सिल्वर, चांदी का उपयोग होता है, जिसके कारण लागत में और वृद्धि हो जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग क्या है, बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ऐसे मतलब हर आम आदमी इसका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत महंगा खर्चीला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं? मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग बहुत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? रेडियो तथा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पकों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल क्या होता है? विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई होती है, जो छतों में स्थापित करते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो, लेकिन अत्यधिक महंगा होने के कारण क्या है, जो सौर सेलों का घरेलू उपयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखते हैं, सेकेंड है समुद्रों से ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा हमें समुद्रों से ऊर्जा क्या है, हमें 3 तरीकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, डायग्राम में देख रहे हैं आप सभी। तो फर्स्ट है कि ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का जो स्तर है क्या होता है, चढ़ता और गिरता रहता है। ज्वार भाटा में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ आ रहा है? ज्वार भाटे में जल के स्तर के बढ़ने तथा गिरने से हमें जो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वारा क्या होता है, जो बांध से जब पानी गिरता है तो वहाँ पे टरबाइन चलाकर ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं तरंग ऊर्जा क्या होता है। तरंग ऊर्जा क्या है? समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से संग्रहित किया जा सकता है। तरंग ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ये सभी जगह, सभी जो बड़े बड़े बांध होते हैं वहाँ पे टरबाइन का यूज़ बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, लास्ट थर्ड देखते हैं, महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है? समुद्रों तथा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है। मतलब सूर्य के द्वारा जो महासागरों, समुद्रों का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो इनके गर्म होने से इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। मतलब नीचे का भाग जो रहता है जल का वो ठंडा रहता है, ऊपर का जो तल वाला जो रहता है जल वो गर्म रहता है। तो ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र या OTEC विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टॉपिक क्या है, भूतापीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है, भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूपर्पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में
पिघली चट्टानें ऊपर ढकेल दी जाती, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए क्या जो निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गर्म चश्मा। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। फिर क्या है, तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। मतलब क्या है, भूतापीय ऊर्जा में जैसे कि भूपर्वतीय में बहुत से गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली जो चट्टानें होती हैं ऊपर ढकेल तो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती, तो ये जो जब गर्म होती है तो वहाँ से चट्टानों के बीच से जो भाप है गर्म उसमें वो नहीं निकल पाती, उसको पाइप के द्वारा निकालते हैं। तो जब पाइप से निकालते हैं तो उसका उपयोग क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं, जिससे विद्युत उत्पादन होती है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र होते हैं जहां पर ऐसा सब फॉलो कर सके। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अभी कहाँ यूज़ हो रहा है, न्यूजीलैंड, अमेरिका में इसका भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। आपको ज्ञात है कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। सभी परमाणु में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक को घेरे रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययनों से यह ज्ञात किया है कि किसी पदार्थ के परमाणु का जो केंद्र है, केंद्र में स्थित जो नाभिक होता है, असीमित ऊर्जा के भंडार है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा को क्या है, दो प्रकार से बांटा गया है। पहला कि नाभिकीय विखंडन है और सेकंड है नाभिकीय संलयन। देख रहे हैं डायग्राम में नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम, इतने जो भारी परमाणु होते हैं उसके नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। जैसे जो भारी परमाणु होते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इसके नाभिक में जो है ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर इसको हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। ठीक है, जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तब यह होता है कि जब मूल नाभिक का द्रव्यमान जो होता है उत्पादों के द्रव्यमान के योग से कुछ ही अधिक होता है। जब मूल नाभिक का विखंडन होता है तब नए उत्पादों के द्रव्यमान मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। यह द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या देखते हैं, जैसे यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होता है, जिनमें क्या होता है, नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है देखते हैं। जब U-92-235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो क्या हो जाता है, प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में टूट जाता है तथा इसके साथ ही अत्यधिक ऊर्जा एवं 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये जो न्यूट्रॉन हैं अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी विखंडित कर देते हैं। इस प्रकार जो कि नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है, जो एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वतः ही तेजी से चलती रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम विखंडित नहीं हो जाता। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया क्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कि अनियंत्रित श्रृंखला और क्या सेकंड होता है नियंत्रित श्रृंखला। अनियंत्रित श्रृंखला क्या होता है, जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन पुनः
3 यूरेनियम परमाणुओं का विखंडन करते हैं और पुनः प्रत्येक परमाणुओं से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। विखंडन की यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है और कुछ क्षणों में ही क्या होता है, समस्त पदार्थों का विखंडन हो जाता है। इस अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा तो मुक्त होती है तथा एक प्रचंड विस्फोट का रूप ले लेती है। इस अभिक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। सेकंड है क्या है, नियंत्रित श्रृंखला। इसमें क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं, रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। नियत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस अभिक्रिया में कृत्रिम उपायों द्वारा ऐसा प्रबंध किया जाता है जिससे प्रत्येक विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर पाए। ठीक है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडनों की दर क्या है, जो नियत रहती है। अतः यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है। नाभिकीय रिएक्टर में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन में आजकल के जो सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, परंतु एक अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना जो व्यक्त की आ रही है। संलयन का अर्थ होता है, क्या होता है, 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना जिससे सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत हैं। फिर आगे क्या देखते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए होता है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब की आवश्यकता होती है। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा के लाभ क्या होते हैं, U-235 की छोटी सी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है और क्या है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इससे क्या हानि होता है, अभिक्रिया में रेडियो एक्टिव जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इसमें से कोई भी एक टॉपिक पर आपको डायग्राम बनाकर संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो इसमें सोलर कुकर जो है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में आप लिख सकते हैं डिटेल से। ठीक है। थैंक यू।